हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, हम जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे और जेनेटिक्स में भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड क्या है, किसने इसकी खोज करी, किसने नाम दिया, टर्म किसने दिया, हम इसकी बात करेंगे। डिस्कवर्ड बाय एफ मिशर ने डिस्कवर किया न्यूक्लिक एसिड्स को एंड टर्म्ड न्यूक्लिन, और न्यूक्लिन नाम दिया। बाद में अल्टमान ने आके इसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड टर्म्ड बाय अल्टमान ने इसको बाद में आके न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। इसका पहले नाम था न्यूक्लिन, जो कि मिशर ने दिया था। न्यूक्लिक एसिड, हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं। न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं न्यूक्लिक एसिड्स। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं। एक टॉपिक से अगला टॉपिक कनेक्टेड होगा, आपको सीखते हुए चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से आएगा। न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे तो अपना बनेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, अब नया टर्म आया, न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस से बनकर मिलता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो बनता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड। आपको सब चीज़ एक दूसरे से लिंक है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोज शुगर। नाइट्रोजिनस बेस लेते हैं, नाइट्रोजिनस बेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट पायरामिडीन, सेकेंड इज प्यूरिन। इनके सब्स्टिट्यूशन होते हैं साइटोसिन, यूरैसिल, थायमिन। और इसके गुआनिन एंड एडेनिन। Cytosine is not a pyrimidine, it's a substitution of pyrimidine. साइटोसिन पायरिमिडीन नहीं है, ये पायरिमिडीन का व्युत्पन्न है। तो नाइट्रोजिनस बेस की बात करी हमने, दो प्रकार के पायरिमिडीन एंड प्यूरिन। पायरिमिडीन एंड प्यूरिन के सब्स्टिट्यूशन देखे। आगे इनका यूज़ साइटोसिन, यूरैसिल, थायमिन, गुआनिन एंड एडेनिन। इनके साथ ऐड करेंगे शुगर, राइबो शुगर
पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर के साथ ऐड करेंगे हम फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, फिर जाके बनेगा अपना न्यूक्लियोटाइड। तो हम यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं और वहाँ तक लेके जाते हैं नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप सब मिला के बनेगा न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक क्लियर? आगे बात करते हैं। डीएनए की बात करते हैं। डीएनए की खोज डिस्कवर्ड बाय एफ मिशर, टर्म बाय ज़ाकारिस, विल्सन एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से डीएनए की स्टडी की। विल्सन एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से डीएनए का स्टडी की। एंड आफ्टर दिस वाटसन एंड क्रिक इन 1953 डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया इन्होंने, डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953। एंड इनको इसके लिए, इस खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। हम बात करते हैं यहाँ पे डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिकल मॉडल क्या है, उसकी क्या विशेषताएं और क्या उसमें वाटसन एंड क्रिक ने समझाया था। डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिकल मॉडल के अनुसार डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। एंटी पैरेलल एक दूसरे के प्रति समानांतर 90 डिग्रीज पे होती हैं ये दोनों, 5' 3' 5' 3'। एंड कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेस
एक दूसरे के सामने होते हैं, दैट्स कॉम्प्लीमेंट्री। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल होने का मतलब है दोनों चेन्स में फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। एक में फॉस्फोडाइएस्टर की जो है डायरेक्शन इधर होगी तो दूसरे में इधर होगी, दैट इज़ एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। यहाँ पे डीएनए की स्ट्रक्चर्स की हम थोड़ी सी बात करते हैं। इन डीएनए का डायामीटर 20 एंगस्ट्रॉम एंड एक पिच की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम पिच लेंथ, एंड ये नाइट्रोजिनस बेस हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम, पिच लेंथ इज 34 एंगस्ट्रॉम एंड डायामीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम। नाइट्रोजिनस बेस की बात करते हैं। अब ये दोनों चेन्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से जुड़ी रहती हैं। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, न्यूक्लियोटाइड चेन अटैच्ड with each other by hydrogen bonds। सेकेंड, इधर प्यूरिन होगा तो इधर पायरिमिडीन होगा, इधर पायरिमिडीन होगा तो इधर प्यूरिन होगा। कॉम्प्लीमेंट्री में प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ होता है और पायरिमिडीन प्यूरिन के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री में प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ, यहाँ पे हम इसको समझते हैं। इधर अगर नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन का है तो इसके सामने जिससे H बॉन्ड बनाएगा वो पायरिमिडीन होगा। अगर इधर पायरिमिडीन है तो जिससे H बॉन्ड बनाएगा वो प्यूरिन होगा। H बॉन्ड्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ H बॉन्ड्स। एडेनिन एंड थाइमिन डबल बॉन्ड है, डबल H बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड होता है इनके बीच में। और गुआनिन एंड साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आपको कोई H बॉन्ड्स का नंबर दे दे, कोई भी डीएनए की लेंथ दे दे, या आपको नाइट्रोजिनस बेस दे दे और आपको नंबर ऑफ H बॉन्ड्स पूछता है तो ये आप बता सकते हैं। नाउ आगे हम बात करते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर्स। अगर एक प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन होगा और पायरिमिडीन के सामने प्यूरिन होगा, देन टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पायरिमिडीन।
नाउ बात करते हैं चारगाफ इक्विवेलेंसी लॉ। चारगाफ इक्विवेलेंसी लॉ। चारगाफ का इक्विवेलेंसी लॉ क्या कहता है? वो यही कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पायरिमिडीन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडीन होगा। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द बेस रेशियो। बेस रेशियो क्या है? एडिनिन प्लस थाइमिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन, इनको ऐड करके और इनको ऐड करके इनका रेशियो किया जाए, दैट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज। चारगाफ इक्विवेलेंसी लॉ में क्या होता था कि जो रेशियो है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 आएगा, ऑलवेज 1। लेकिन इसमें बेस रेशियो में जो रेशियो है वो डिफरेंट आएगा, हर बार डिफरेंट आएगा, हर स्पीसीज़ के लिए डिफरेंट आएगा। एंड रेशियो फॉर प्रोकैरियोट्स is less than 1, for eukaryotes greater than 1। वो रेशियो प्रोकैरियोट्स के लिए 1 से कम आएगा और यूकैरियोट्स के लिए 1 से ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डीएनए को हम कैसे देख सकते हैं, कैसा दिखता है, तो हम बात करते हैं उसके बारे में। डीएनए को देखने के लिए यूवी लाइट, यूवी रेज में इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैन करके लाइट ऑरेंज कलर का दिखता है, लाइट ऑरेंज। हम यहाँ पे बात करते हैं डीएनए को देखने की। डीएनए को यूवी रेज में इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैन करके देख सकते हैं और उसमें हमें ये लाइट ऑरेंज कलर का दिखता है। हमने स्टडी करने के लिए डीएनए को यूवी रेज में लिया और यूवी रेज में उसमें इथिडियम ब्रोमाइड डाला और इथिडियम ब्रोमाइड से बाद में हमने लाइट ऑरेंज कलर का हमें डीएनए दिखा। नाउ मेल्टिंग पॉइंट, वन पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डीएनए का डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन उसका मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है और मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीसी अमाउंट। जिस डीएनए में जीसी रेशियो ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। नाउ हम बात करते हैं डीएनए डीनेचुरेशन। डीएनए डीनेचुरेशन। डीएनए डीनेचुरेशन क्या है? डीएनए को हीट करते हैं तो उसकी दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और दोनों चेन्स अलग हो जाती हैं। यही होता है डीएनए डीनेचुरेशन।
तो आप लोग समझ चुके होंगे कि डीएनए डीनेचुरेशन क्या है। हीट करने पर दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और दोनों चेन्स अलग हो जाती हैं, दैट इज डीएनए डीनेचुरेशन। एंड डीएनए रीनेचुरेशन, डीएनए के दोनों चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का बनना, डीएनए रीनेचुरेशन। डीएनए डीनेचुरेशन मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, हीट डीएनए डी हीट कर रहे हैं डीएनए को एंड ब्रेक्स H बॉन्ड बिटवीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन, न्यूक्लियोटाइड्स चेन। ये आपका डीएनए डीनेचुरेशन है। यहाँ पे हम अब लास्ट एक बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए की जो स्ट्रक्चर्स है, ये तो आउटलाइन स्ट्रक्चर्स है, हम जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस and nitrogenous base, that is connected sugar, 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 sugar. Phosphate, phosphate, phosphate. That is 3 dash and 5 dash, 3 dash and 5 dash. Nitrogenous base sugar phosphate एंड नाइट्रोजन बेस सुगर फॉस्फेट, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स ये रही, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ी हुई हैं और ये है डीएनए। डीएनए में हम इस पार्ट्स को कहते हैं स्टेप्स, स्टेप। तो डीएनए का स्टेप बनाते हैं नाइट्रोजनस बेस एंड ये हैं स्टेयर्स, और स्टेयर्स बनाते हैं नाइट्रोजनस सुगर एंड फॉस्फेट, स्टेप्स नाइट्रोजनस बेस। तो ये इसकी जो इसमें क्या मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए में वो आपको यहाँ पर बताए हैं। स्टेप्स नाइट्रोजनस बेस एंड स्टेप्स रीड, हिंदी में उसको रीड भी कहते हैं, वो बनाएंगे शुगर एंड फॉस्फेट। यहाँ पे डीएनए की बात ख़त्म होती है। अब हम एक नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ डीएनए की बात करते हैं, कुछ और डीएनए में नाइट्रोजनस बेस के एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे 5-174 बैक्टीरियोफाज, नाइट्रोजनस बेस, बेस 174 बैक्टीरियोफेज में 5386 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। यहीं पर लैम्बडा बैक्टीरियोफाज, लैम्बडा फेज बैक्टीरियोफाज, इसमें 48,502 बेस पेयर्स। नाउ बेस पेयर्स एंड बेस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसमें, इसलिए इसमें बेस है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो इसमें बेस पेयर होगा। ई कोलाई
ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स एंड ह्यूमन में 6.6 इंटू 10�9 बेस पेयर्स होते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए। डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस के किसके डीएनए में कितने नाइट्रोजिनस बेस हैं। तो आपने 5174 बैक्टीरियोफाज, लैम्ब्डाफिस बैक्टीरियोफाज, ई कोलाई एंड ह्यूमंस के बारे में बताया और इतने बेस पेयर्स इनमें होते हैं। तो हमारे यहाँ पे डीएनए ख़त्म होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एविडेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के एविडेंस, प्रमाण के बारे में बात करेंगे कि कैसे प्रूव हो पाया कि क्या जेनेटिक मटेरियल है हमारा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है और कैसे प्रूव हुआ, किसने प्रूव किया। तो यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एविडेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। Evidence of genetic material. Now we discuss about the evidences of genetic material. Evidences of genetic material. At first, transformation. Transformation is given by the Griffith, F. Griffith, Frederick Griffith, in 1928 on experiment on Streptococcus निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये निमोनिया डिजीज़ कॉज करता है ऑन माइस। बेस्ट थीम समझते हैं इस पार्ट का। माइस पर साल्मोनेला टाइफी से फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के स्ट्रेंथ्स, 2 स्ट्रेंथ्स होती हैं, 2 स्ट्रेंथ्स। वन इज एस एंड सेकंड इज आर। एस मीन्स स्मूथ एंड सेकंड इज रफ। स्मूथ और रफ का मीन सिर्फ इतना है कि इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का कोट होता है और इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं होता है। पॉलीसेकेराइड का कोट इसे उत्तरजीविता देता है, इसको अलग अलग केमिकल से मरने से बचाता है इसको, और जबकि ये इतना पावरफुल नहीं है। तो ग्रिफिथ ने एक माइस पर एक्सपेरिमेंट किया। एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में एंड डेथ। एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया और चूहा मर गया, क्योंकि इसमें एस स्ट्रेन निमोनिया कॉज करता है एंड माइस को निमोनिया हुआ और उसकी डेथ हो गई। सेकंड, आर स्ट्रेन, माइस, डेथ या अलाइव। आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया एंड वो जीवित रहा। नेक्स्ट, it killed S strain
हीट किल्ड एसिस्ट्रेन माइस में इंजेक्ट किया एंड अलाइव। थर्ड एक्सपेरिमेंट, हीट किल्ड किया एसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को और उसको माइस में इंजेक्ट किया गया और माइस को कुछ भी नहीं हुआ, वो अलाइव। एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट, हीट किल्ड एस स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड आर स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया गया और उसकी डेथ हो गई। मेन पॉइंट ये आता है, इसमें समझने वाली बात है। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन, यहाँ पे हीट किल्ड से उसको कुछ नहीं हुआ और आर स्ट्रेन से उसको पहले भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि इसकी डेथ हो गई। यहाँ पे हम देखेंगे इसकी डेथ हो गई तो उसका रीज़न क्या है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कुछ तो आर स्ट्रेन में गया होगा जिससे इसने कोट बनाया और ये इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ने निमोनिया कॉज किया और इसकी डेथ हो गई। लेकिन ग्रिफिथ इसका कोई मेन रीज़न नहीं दे पाए कि क्या गया क्या नहीं गया, और ये एक्सपेरिमेंट यहीं तक रह जाता है। नाउ हम दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे कुछ लोगों ने और बढ़ाया, उसकी बात करते हैं। ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट को कुछ वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी इन 1944। इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने का मतलब था कि इसमें क्या है जो ऐसा एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया जिससे उसने कोट बनाया। तो इसमें एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी ने 1944 में एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में एक जार लिया, उसमें हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन प्लस डीएनएज हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन प्लस आर एन एज एंजाइम। थर्ड पोर्शन वही हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन प्लस में प्रोटीएज डीएनएज डीएन का विघटन कर देता है, ये डीएनए को ख़त्म कर देता है, तोड़ देता है। आरएनए को तोड़ देता है, विघटन कर देता है, डीकम्पोज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। प्रोटीएज प्रोटीन को ख़त्म कर देता है। अब इसका मेन जो मोटिव क्या था, डीएनएज, हीट किल्ड बैक्टीरिया से डीएनए अगर आर स्ट्रेन में जाएगा तो यहाँ पे आएगा तो डीएनए उसको तुरंत ही डीकम्पोज कर देगा, हटा देगा, साफ कर देगा। दूसरा, अगर इससे आरएनए जाता है तो आरएनए उसको हटा देगा। प्रोटीन जाता है तो प्रोटीएज एंजाइम उसको डिकम्पोज कर देगा। नाउ इसमें से अब लेकर और इंजेक्ट किया गया माइस में, माइस अलाइव, चूहा जिंदा था, इस वाले में चूहा जिंदा था। इसमें से लिया गया इंजेक्टेड माइस
डेथ, एंड इसमें भी डेड। नाउ अब हमारे पास एक कंक्लूज़न आता है कि जो गया है वो तो डीएनए है, क्योंकि डीएनए यहाँ से बाहर आया और इसमें गया। डीएनएज़ ने डीएनए को ख़त्म कर दिया, वो यहाँ नहीं पहुँच पाया, और आर स्ट्रैंड के जो प्रॉपर्टीज़ थी वो चेंज नहीं हो पाई और वो अलाइव रहा। लेकिन यहाँ पे आरएनए था, आरएनए तो गया ही नहीं था, ना प्रोटीन गई थी, तो इसमें जो आर स्ट्रैंड है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई और माइस की डेथ हो गई। लेकिन इसमें हमें पता पड़ गया कि गया है तो वो डीएनए गया है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को भी हम उतना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसमें जनरेशन चेंज नहीं हो रही है, जनरेशन चेंज नहीं हो रही है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन नहीं आ रही है, इसलिए हम अभी डीएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए, तो यहाँ पे जनरेशन का चेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए हम आगे का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। नाउ हम तीसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट फाइनल एक्सपेरिमेंट था, जिससे हमें पता पड़ गया कि हाँ डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज़ का जो एक्सपेरिमेंट है वो थर्ड एक्सपेरिमेंट है। हर्शे एंड चेज़ का 1952 में हर्शे एंड चेज़ ने एक एक्सपेरिमेंट किया ऑन T2 बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफाज। ई कोलाई, इन्होंने T2 बैक्टीरियोफाज पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और ई कोलाई को उसमें शामिल किया गया था। एक्सपेरिमेंट देखते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर था क्या। तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम, उसमें ई कोलाई को T2 बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट किया गया था। T2 बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट किया गया और बाद में उसका जेनेटिक और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें प्रोटीन कोट में सल्फ़र का जो है रेडियो एक्टिविटी बदली गई एंड डीएनए में फास्फोरस की रेडियो एक्टिविटी बदली गई। तो हम डिस्कस करते हैं इसके स्टेप्स कि क्या स्टेप्स हैं इसके। नंबर फर्स्ट स्टेप इज नंबर ए, दैट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अंदर T2 बैक्टीरियोफाज से ई कोलाई को संक्रमित कराया गया, उसको इन्फेक्शन कराया गया। नंबर बी इज ब्लेंडिंग। T2 बैक्टीरियोफाज और ई कोलाई दोनों को इन्फेक्शन कराते टाइम वो आपस में मिले। अब ब्लेंडिंग, जोर से हिलाकर उनके बीच के जो कॉम्बिनेशन था उसको अलग किया गया। नंबर 3 सेंट्रीफ्यूगेशन। नंबर 3 सेंट्रीफ्यूज करके उनको ज़ोर से अब हिला के अब केंद्रण द्वारा जो बैक्टीरियाज है उनको पृथक अलग अलग किया गया। अलग अलग कराने के बाद अब हम मेन एक्सपेरिमेंट पे आते हैं कि हुआ क्या है और क्या करा गया था। हमने इसमें 2 रेडियो एक्टिविटी चेंज करी थी, एक सल्फ़र 35 एंड फॉस्फोरस 32।
सल्फर प्रोटीन कोट में होता है, कोट में होता है, ये डीएनए में होता है। हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले फॉस्फोरस न्यूक्लियोटाइड में होता है। तो फॉस्फोरस डीएनए में एंड सल्फर अपना प्रोटीन कोट में। नाउ हमने इन्फेक्शन कराया T2 बैक्टीरियोफाज से ई कोलाई को, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल गया, तो जेनेटिक मटेरियल का ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूज हमने कराए, अलग कर दिया। एट लास्ट हमने देखा कि हुआ क्या था, हमने रेडियो एक्टिविटी चेंज करी तो हमें वहाँ पे सल्फ़र 35 नहीं मिला, हमें मिला वहाँ पे फॉस्फोरस 32। इट मीन्स सल्फ़र तो प्रोटीन में था और डीएनए में था अपना फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस वहाँ मिला है। तो हमने इससे एक कंक्लूज़न निकाला कि वहाँ पे फॉस्फोरस गया है, फॉस्फोरस गया है। इट मीन्स डीएनए में कुछ हेर फेर हुआ है, डीएनए चेंज हुआ है, लेकिन प्रोटीन में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सल्फ़र 35 का कुछ रेडियो एक्टिवनेस मिली ही नहीं थी। इससे हमने कंक्लूज़न निकाला कि हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका कैसे काम करता है। प्रॉपर्टीज़ ये है, जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल, म्यूटेशन चांस, लो चांस ऑफ म्यूटेशन होना चाहिए, लेस चेंज इन नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में बहुत कम परिवर्तन के चांस होने चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं आरएनए की भी, आरएनए और डीएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं, लेकिन आरएनए प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल है। तो आरएनए और डीएनए, RNA is less stable than DNA because DNA में 3' पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसकी एब्सेंस की वजह से इसमें मोस्ट स्टेबल होता है। दूसरा, लो म्यूटेशन के चांस होते हैं, लो म्यूटेशन चांस। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डीएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए। एंड डीएनए और आरएनए में, डीएनए में यूरेसिल की जगह पे थाइमीन का होना डीएनए में एक बहुत स्टेबल होने की बात है। एंड 2' साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एब्सेंस, ये भी स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है। एंड जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की वो अपनी रेप्लिकेशन बनाने में समर्थ होना चाहिए। एंड फॉलोज मेंडल्स रूल्स, मेंडल के जो नियम हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ बात करी। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम आपको रेप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक बस इतना ही।